नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। रक्षाबंधन के पर्व पर बाबा महाकालेश्वर को सबसे पहले राखी बांधी गई। साथ ही बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। धर्मनगरी उज्जैन में रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे अहम माने जाने वाले बाबा महाकाल के दरबार में सुबह 3 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा को विशेष राखी बांधी गई और 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। भस्म आरती के बाद बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिसकी धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल को विशेष राखी बांधी गई। मान्यता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान महाकाल के दरबार से होती है। सुबह भस्म आरती में श्रृंगार के बाद बाबा को राखी बांधी गई। इस मौके पर बाबा के दरबार में 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। इस भव्य भस्म श्रृंगार और भोग के साथ महाआरती की गई। रक्षाबंधन की भस्म आरती पर बड़ी संख्या में बाबा के भक्तगण दरबार में उपस्थित रहे। सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत बाबा महाकाल के दरबार में पंडे पुजारियों द्वारा सबसे पहले राखी बांधकर विश्व कल्याण और रक्षा की कामना की गई। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का आज रक्षाबंधन का महापर्व बनाया गया है। बाबा महाकाल की भस्मारती के बाद में बाबा महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया है। पुजारी परिवार की महिलाएं द्वारा बाबा महाकाल को राखी अर्पण करी गई है। वो प्रार्थना करी गई है कि जिस तरह भाई अपने बहनों की रक्षा करता है, उसी तरह बाबा महाकाल समस्त भारतवासी की रक्षा करे। जय श्री महाकाल। रक्षाबंधन के त्योहार के एक दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सचिन शर्मा को राखी बांधी गई। पुलिस कंट्रोल रूम पर निरंजनी अखाड़े के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी के नेतृत्व में 100 से अधिक महिलाओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। एसपी सचिन शर्मा ने भी रक्षा का वचन दिया। महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी और रक्षाबंधन पर्व मनाया। एसपी सचिन शर्मा सहित अन्य अधिकारियों को राखी बांधी गई। मंदाकिनी देवी ने कहा कि उन्होंने आज एक अनूठा प्रण लिया है कि अब वह भी भाइयों की रक्षा करेंगी। वहीं एसपी ने सभी बहनों को यह विश्वास दिलाया कि वह हर संकट में उनके साथ खड़े हैं। पुलिस अधिकारियों से महिलाओं, बालिकाओं की रक्षा का वचन लिया गया। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। यह त्योहार भारतीय भाई बहनों के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है। इस त्योहार पर भाई बहन एक दूसरे के प्रति स्नेह को दर्शाते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर हमेशा लोगों की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। उनकी कलाई सूनी कैसे रह सकती है। इसी क्रम में महिलाओं बहनों के द्वारा राखी बांधी गई व अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की गई। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई दी गई और बहनों को रक्षा हेतु आश्वासन दिया गया।
उज्जैन जिले में मातृशक्ति आज भारी तादाद में आई थी, जिन्होंने पुलिस परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाई। पूरे उज्जैन जिले के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने यहाँ पर एसपी साहब को राखी बांधी है और मेरे उज्जैन की सभी बहनों ने आज से एक प्रण लिया है कि हमेशा भाई रक्षा करते हैं बहन की, परंतु आज से हम भी भाइयों की रक्षा करेंगे। और कहते हैं कि उज्जैन के अंदर हमारे एसपी साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से सब ये जो है ना, एसपी साहब की सब बहनें माताएं, और अब बहनों पे अगर कभी भी संकट आएगा तो एसपी साहब ने वचन दिया हमें कि पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ अपनी बहनों का साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत। 100 बहनों ने राखी बांधी है आज एसपी साहब को, और सब अलग अलग क्षेत्र से आई हैं सारी माताएं। और एसपी साहब ने इन लोगों को वचन भी दिया है कि अंदर से दिया, दिल से, परंतु दिया है कि बहनों मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने टीएल बैठक ली। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी एसडीएम व एआरओ को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों के नाम किसी भी स्थिति में मतदाता सूची में नहीं छूटने चाहिए। कलेक्टर ने इस कार्य के लिए किए गए अब तक के प्रयासों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने एसडीएम से पूछा कि मतदाता सूची में मृत मतदाताओं के नाम कटे हैं या नहीं। कलेक्टर ने मतदाता सूचियों के संशोधीकरण के कार्य का निरीक्षण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने टीएल बैठक में निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा भी की तथा निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में वल्नरेबल मैपिंग करने के बाद मतदाताओं को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय देव शर्मा, अपर कलेक्टर मृणाल मीणा, एचएम कवचे, एडीएम अनुकूल जैन सहित सभी एसडीएम व जिला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण, सभी एसडीएम द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के बारे में एवं समय सीमा के पत्रों की समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना में ई-केवाईसी का प्रतिशत 57 रहने पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस संबंध में जिले की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। मोहन नगर क्षेत्र से सिविल इंजीनियर की बुलेट गाड़ी चोरी होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश गाड़ी को चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह करीब 4 बजे एक बाइक से 3 वाहन चोर आगर रोड स्थित मोहन नगर पहुंचे और पेशे से सिविल इंजीनियर सुमित शर्मा की बुलेट चुरा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरियादी ने थाना चिमनगंज मंडी पुलिस को बताया कि नई बुलेट थी, 1 महीने पहले ही खरीदी थी। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि एक बाइक पर 3 अज्ञात चोर मोहन नगर 20 सेक्टर में पहुंचते हैं। 3 में से एक व्यक्ति अपनी बाइक पर बैठा रहा। एक वाहन चोर उतरा और बुलेट का हैंडल लॉक पैर से तोड़ दिया और दूसरा साथी बुलेट में धक्का लगाने लगा और देखते ही देखते तीनों चोर बुलेट लेकर रफू चक्कर हो गए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 सितंबर से प्रदेश की समस्त मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। उज्जैन में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ की प्रांतीय बैठक इंदौर रोड के निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारिणी सहित प्रदेश के अन्य मंडियों सहित उज्जैन मंडी व्यापारी संघ की कार्यकारिणी ने भी भाग लिया। कार्यकारिणी का शुभारंभ अतिथियों ने लक्ष्मी जी का पूजन दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल, महामंत्री राधेश्याम माहेश्वरी, प्रकाश तल्लेरा, कोषाध्यक्ष शरद अग्रवाल का स्वागत, अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल, उपाध्यक्ष अनिल शेखावत, मनीष जैन, अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष उमेश जैन, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौर, बाबूलाल सिंघल, दिनेश भायल, मुकेश हरभजन का, हजारीलाल मालवीय, जितेंद्र अग्रवाल आदि ने किया। स्वागत भाषण गोविंद खंडेलवाल ने दिया। आभार राधेश्याम माहेश्वरी ने माना। संचालन दिलीप गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सहित अतिथियों का शॉल स्टीफल से सम्मान किया गया। स्वागत वंदन करता है और इसी कड़ी में मैं पुष्पों द्वारा स्वागत के लिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ हमारे अनाज तिलहन व्यवसायी संघ उज्जैन के जाबाज अध्यक्ष श्री गोविंद जी खंडेलवाल, कृपया मंच पे। बैठक में मंडियों में व्यापारियों को आ रही समस्याओं पर विचार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया
कि कृषि उपज मंडियों में अधिनियम 2009 के बाद प्लॉटों एवं गोदामों के लीज नवीनीकरण के मामले में काफ़ी विसंगतियां पैदा हो गई है। साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई है। महासंघ द्वारा एक सप्ताह पूर्व इन मामलों को लेकर मंडी बोर्ड तथा सरकार को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पाया। प्रांतीय बैठक में मंडियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर 4 सितंबर सोमवार से प्रदेश की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। महासंघ की बैठक में प्रदेश भर के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने मंडियों की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्य तौर पर मंडियों में व्यापारियों के गोदाम एवं प्लॉटों के लीज नवीनीकरण को लेकर व्यापारी काफ़ी आक्रोशित थे। उनका कहना है कि 90 साल की लीज पर दिए गए प्लॉटों के नवीनीकरण पंजीयन कराने में नए नियमों के तहत हक छीनना चाहती है, जिसे नहीं होने देंगे। लाइसेंस प्रक्रिया भी हर 5 साल में करने के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, उसे भी बंद किया जाए। स्थायी तौर पर लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। मंडी शुल्क काफ़ी अधिक है, जिससे भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। मंडी टैक्स को 1% कम करने की मांग रखी गई, जिसमें बेनामी व्यापार पर रोक लगेगा। 1971 के मंडियों में व्यापारियों के अनावश्यक निराश्रित शुल्क वसूला जा रहा है, जो बंद होना चाहिए। मंडियों में वर्तमान में खरीदी बिक्री से लेकर सभी व्यवसाय ऑनलाइन हो गई है। बावजूद वार्षिक लेखा सत्यापन जारी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अब किसानों की उपज का भुगतान नगद हो रहा है तथा मंडी शुल्क अग्रिम जमा करके ही निकासी होती है। ऐसे में करोड़ों रुपए की प्रतिभूति रखना भी जरूरी नहीं है। व्यापारी किन मुद्दों को फेस कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में? आज जो मीटिंग है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो लीज का मामला है, पिछले 5 वर्षों से प्रयासरत है व्यापारी, लेकिन लीज का फैसला सरकार नहीं कर पाई। ना तो उसके मामले में कोई नियम बने। जो नियम बनाए 2009 के इस तरह के बनाए कि यदि व्यापारी व्यापार करे तो 1-1 करोड़ रुपया उसको लीज में ही भरना पड़ जाए, ये संभव नहीं है। तो ये काफ़ी समय से हम इनसे मांग करते आ रहे हैं कि इस लीज के मामले को सुधारें। बार बार कहते हैं सुधारते हैं, अभी तक हास्यप्रद ये स्थिति कि 5 MD ने उस फाइल पर दस्तखत कर दिए। एक करता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा करता है, तीसरा आ जाता है। तो सरकार के सामने एक तो लीज का मेन मुद्दा है। दूसरा हमारा कहना है कि जो मंडी शुल्क है, अभी मंडियां प्रदेश की 50 पैसे में चल रही है, लेकिन जो 50 पैसे में मंडियां चल रही है उसके बाद 1 रुपये 50 पैसे की मांग करना। तो हमारा कहना है कि भाई कम से कम 1% मंडी शुल्क किया जाए, जिससे ईमानदारी से व्यवस्थित काम चल सके, सरकार का भी नुकसान नहीं हो, बोर्ड का भी नुकसान नहीं हो, इसका भी। तो 1% मंडी से की मांग कर रहे हैं। तीसरा, एक बांग्लादेशियों के टाइम से अभी तक 50 साल हो गए एक निराश्रित कर लगाया हुआ है, जो कि पहले अनाज था, अब 20 पैसे हो गया। उसका अरबों रुपया क्या उपयोग होता है तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन अनावश्यक रूप से मध्य प्रदेश का व्यापारी उससे त्रस्त है। जबकि हमने अनेक बार कहा कि भाई सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जिन किसानों के लिए मंडी बनी हुई है, किसानों के लिए कोई व्यवस्था होती कि भाई उसको काम के लिए कोई सुविधा देगी सरकार, तो वो ठीक था। ये निराश्रित कर समाप्त करना चाहिए। आज भी हमारी यही कहना है कि निराश्रित कर हटा देना चाहिए। दूसरा, जो मंडी बोर्ड ने अभी हठधर्मिता कर दी कि सरकार को कर्मचारियों के नाम से, कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकल रही है, इसलिए ऐसा अधिनियम बनाया जाए कि मंडी का जितनी मंडी की सारी आय, वो सारी आय अब मंडी बोर्ड में जाएगी। और मंडी बोर्ड अब जो किसान प्रतिनिधि चुन के आएंगे, मंडियाँ चुनी रहेगी, उनके अध्यक्ष को भी खर्चे के लिए पैसा भोपाल से लेना पड़ेगा। भोपाल विकेंद्रीकरण की जगह केंद्रीकरण हो रहा है। ये हमारा कहना है कि ये जो मंडियों का स्वायत्तशासी संस्था है, स्थानीय संस्था है, इनको इनका अधिकार रहना चाहिए, ताकि यहाँ की समस्या का समाधान यही होगा। लेकिन ये लोग उसको केंद्रीकरण कर रहे हैं और उसमें दुर्भाग्य से कर्मचारियों की मांग पे हमारा कहना है ऐसी मंडियाँ खोल दी है जहाँ 1 बोरी माल नहीं आता, वहाँ 5-5, 10-10 करोड़ के भवन बना दिए, उपयोग नहीं है। तो ऐसी जगह कर्मचारी क्यों बिठा रखे, उनको हटाना। लोगों की मंत्री लेवल पर चर्चा हुई थी, तो क्या निर्णय हुआ? वो हमेशा आश्वासन की बात पे चले आते हैं और कहते हैं कि हाँ कर देंगे, करते हैं नहीं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इस समय जो हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, उन टैक्स देने वाले व्यापारियों को ये सुनना चाहिए। जितने भी मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनकी बात को सुन के उनका निदान करना चाहिए। थैंक यू। कमलनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कांग्रेस नेता चेतन प्रेम नारायण यादव जनता के बीच पहुंचे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है। चुनाव के पहले दोनों ही पार्टियां बूथ और ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही है और अपनी पार्टी को जिताने के लिए भरसक प्रयास में लगी हुई है। इसी के चलते उज्जैन दक्षिण विधानसभा में कमलनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव चेतन प्रेम नारायण यादव दक्षिण विधानसभा के हर वार्ड में पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 35 और वार्ड क्रमांक 48 में आम जनता को कमलनाथ की योजनाओं से अवगत कराया गया। चुनाव के पहले दक्षिण विधानसभा के प्रबल दावेदार चेतन प्रेम नारायण यादव ने कांग्रेस आपके वार्ड में आपके द्वार तक पहुंचेगी यह बीड़ा उठाया। इसमें कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजना, गैस की टंकी महंगाई, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान योजना जैसी कई योजनाओं को लेकर वार्ड की जनता को अवगत कराया जा रहा है और बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जिताकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। मंगलवार देर शाम चेतन प्रेम नारायण यादव, कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने वार्ड क्रमांक 35 और 48 में वार्ड के लोगों से इस योजनाओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सहित वार्ड के लोग शामिल हुए। उन्होंने कमलनाथ की योजनाओं को गौर से सुना और विश्वास जताया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि चेतन प्रेम नारायण यादव कांग्रेस को एकजुट करने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। जनता तक कांग्रेस की योजना पहुंचनी चाहिए। इसके लिए वार्ड के लोगों से मिलकर योजनाओं को बताया गया है और जनता भी चेतन प्रेम नारायण यादव के साथ जुड़ रही है। कार्यक्रम में चेतन प्रेम नारायण यादव ने बताया कि हम वार्ड क्रमांक 35 और 48 में कमलनाथ की योजनाओं को बताने पहुंचे हैं, जिसमें गैस की टंकी 500 रुपये में, नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये हर माह देने का जो वादा किया गया है वह सरकार बनते ही निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों और समाज के हित के लिए कार्य करती है। ऐसी कांग्रेस पार्टी को आप लोग चुनें और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएं। 3548 हाँ 35 और 48 आज वार्ड क्रमांक 35 और वार्ड क्रमांक 48 की यहाँ पर जनता यहाँ पर मौजूद है। इस वार्ड के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई चेतन यादव जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में जिन योजनाओं को लिखा है, उन योजनाओं को पहुँचाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आज हम जगह जगह इस तरीके से वार्ड वाइज में हम जो हमारी योजना है, जैसे सबसे पहली योजना है कमलनाथ जी की 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे, 1500 रुपये प्रत्येक महिला को प्रति माह देंगे, 100 रुपये तक बिजली माफ़ और 200 यूनिट तक हाफ। इसके अलावा पेंशन की जो योजना है, ऐसी योजनाएं जो कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में लिखी हैं, इसी माध्यम से घर घर पहुंचाने का ये सबसे अच्छा कार्यक्रम है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, वो साधुवाद देता हूं कि वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम वार्ड क्रमांक 35 और 48 के सभी साथियों के बीच में आए हैं और हमारे जननायक, हम सब लोगों के नेता, इस प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की जो महती योजना है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं और सबसे निवेदन करने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करती है, गरीबों के लिए काम करती है, आने वाले समय में उसको चुने और हमारे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। नगर निगम द्वारा जोन क्रमांक 3 में स्थित अवैध पशु बाड़े को जमींदोज किया गया। शहर में आवारा मवेशियों के समाधान के लिए निगम आयुक्त द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जोन क्रमांक 3 के कलाल सेरी में अवैध पशु बाड़ा को तोड़ा गया। मैडम, किस तरह की कार्रवाई संचालित की जा रही है? आज आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में डीओ नीमा द्वारा अवैध पशुपाड़ा निर्माण किया गया था, जिसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम द्वारा की गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार की जाएगी। नीलगंगा थाना क्षेत्र में देर रात घर के बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में बदमाशों ने आग लगा दी। उज्जैन के नीलगंगा स्थित राजीव रत्न मल्टी निवासी शफीक अली के घर के बाहर खड़ी उनकी किराए की ऑटो क्रमांक MP 13R 4830 में मंगलवार रात अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग के कारण ऑटो की पिछली सीट और हुड जल गया, जिसमें लगभग 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। शफीक ने बताया कि वह वजीर पार्क कॉलोनी निवासी जावेद की ऑटो किराए पर चलाता है। मंगलवार शाम 7:30 बजे वह घर के बाहर ऑटो खड़ी कर सो गया था। सुबह 7:30 बजे उठकर बाहर गया तो देखा तो ऑटो जली हुई पड़ी मिली। फरियादी ने शंका जताई कि जावेद का सत्यम, रवि, दीपक और बारिक से विवाद चल रहा है। इन्हीं लोगों ने ऑटो में आग लगाई है। फरियादी ने नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैसे आग लगी है, क्या हुआ था पूरा? ये मेरे सेठ के इनके पुराने विवाद चल रहा है, सत्यन, रवि, गोलू और इन लोगों के चल रहा है विवाद। बारिक के इनके इस पीछे गाड़ी में पहले भी आग लगा चुके हैं इसी गाड़ी में, और अभी भी ये गाड़ी में उन लोगों ने आग लगाई है। क्या कैसे हुई थी, कब आया था रात में? मैं रात को 7 बजे करीब आया था यहाँ पर, 7 साढ़े 7 बजे, और मैं सो गया था मैं घर में। मैं 24 घंटे गाड़ी चली थी, यहाँ के सो गया, मेरी नींद नहीं खुली और इस गाड़ी में आग लगा दी। कब आपको मालूम पड़ा था? मेरे को सुबह 7:30 बजे देखा मैंने इस गाड़ी में। क्या कुछ जला, कैसे लगी आग मालूम? ये कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो दिखी में पेट्रोल डाल के आग लगाई है इसमें, ऐसे तो कोई जल नहीं सकती है। ये पेट्रोल डाल के आग लगाई है इसमें। कितना नुकसान हुआ है? ये करीबन हुआ 10-1 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ, 10-12 हज़ार का। कहाँ शिकायत करी आप? थाना नीलगंगा। नाम बताओ। मेरा शफीक अली। रक्षाबंधन के पर्व पर निगम द्वारा बहनों को निःशुल्क बस की सौगात दी गई। रक्षाबंधन के पर्व पर उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा बहनों के लिए सौगात देते हुए शहर में संचालित 14 सिटी बसों में बहनों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई है। बुधवार को रक्षाबंधन के दिन महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा देवास गेट बस स्टैंड पहुंचकर सिटी बस का अवलोकन करते हुए बहनों से चर्चा की गई। बहनें भी निगम को इस सुविधा के लिए खुश नजर आई। ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, और वो सुविधा के साथ साथ कम किराए के अंदर हमारे शहर में आना जाना करें। जोधपुर एवं उदयपुर की प्रसिद्ध मिठाइयां एवं नमकीन अब जैनम स्वीट्स उज्जैन पर मिल रही है। इस रक्षाबंधन पर उज्जैन शहर वासियों के लिए जैनम मिठाई एवं नमकीन की शॉप का उद्घाटन किया गया, जहां पर मिठाइयां पूरी शुद्धता एवं स्वच्छता के साथ निर्मित है। रक्षाबंधन के अवसर पर 151 तरह की मिठाइयां उपलब्ध है, जिसमें आप जोधपुरी मलाई लड्डू, काजू कलर्स, काजू गजक, काजू अंजीर, चंद्रकला, घेवर रबड़ी, ड्राई फ्रूट्स घेवर, बंगाली मिठाई, अनेक प्रकार के नमकीन उपलब्ध है। संचालक पायल राका एवं धर्मेंद्र जैन ने बताया कि यह संस्थान होटल साई पैलेस जैन दाल बाफला की संस्था है, जिसमें शुद्ध घी से बनी मिठाइयों को बनाया गया है। यह त्योहार अपनी खुशियों के त्योहार के रूप में मनाएं। जैनम मिठाई एवं नमकीन के साथ गजानन मंदिर के पास गोपाल मंदिर मार्ग, सती गेट, उज्जैन। नया स्टार्ट हुआ है स्वीट शॉप, तो किस तरह की मिठाइयाँ हैं और आप रक्षाबंधन पे क्या करने वाले स्पेशल? सबसे पहले शहर की सारी बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारा जैन होटल साई पैलेस मंगलनाथ लड्डू बाफले का ये आउटलेट है, जो कि हमने नया ट्राई करने का कोशिश करा है मिठाई और नमकीन में। हमारे यहाँ पर 121 प्रकार की मिठाइयाँ बन रही है और शाम तक 51 प्रकार की और अलग अलग वैरायटी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भरपूर शुद्धता से भरपूर हमने मिठाइयाँ बनाई हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं बनाई है, कोई केमिकल नहीं यूज़ करा है। आप आइए, भाई बहनों का यह मिठास भरा त्यौहार आप आइए और जैनों के साथ बनाइए।
भाई हमने बहनों के लिए सब जो चीज़ें, एक तो इसको पूरी 121 प्रकार की मिठाई के रखी है और उसमें मेन ड्राई फ्रूट अपने बंगाली और मावा मिठाई और घेवर स्पेशल है। अभी रक्षाबंधन का और सब रेट रीजनेबल रखे हैं बहनों के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बहनें आएँ और उचित मूल्य पर अपना जो है सब मिठाई ले जाए। और काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है हमको कि बहनें और सब भाई बहन हमारे आ रहे हैं और काफ़ी हमको आज दूसरी बार ये मिठाई अभी महाराजगंज, क्योंकि हमने जो क्वांटिटी बनाई थी उस हिसाब से काफ़ी हमारा मतलब ये है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेल हो रहा है। और हमने उसमें महाराज की जो टीम लगाई है और हमको बाहर से सब जोधपुर के और सब इधर के जो कारीगर आए हैं उनने बिल्कुल क्वालिटी की मिठाई बनाई है। स्पेशल क्या है? स्पेशल हमारा मावा का जो है जोधपुरी लड्डू है, इधर एक चंद्रकला है जो ड्राई फ्रूट की है और घेवर स्पेशल है अच्छा, और शुद्ध घी का माल है पूरा माल। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ सब प्योर घी का और सब बढ़िया माल। और मावा भी अपने यहीं पे बना के हम मिठाई को बना रहे हैं जिससे क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आए और अच्छी से अच्छी जो है रीजनेबल रेट में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। देश भर में आज रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में भी इस पर्व को मनाते हुए देखा गया। बड़ी संख्या में अलग अलग जिले व उज्जैन जिले के ही कई परिवारजन जेल में बंद अपने भाई बहन को राखी बांधने पहुंचे। किसी ने कहा कि 2 साल बाद पिता से, तो किसी ने कहा 2 साल बाद भाई व बहन से मिलने का मौका मिला है। जेल प्रबंधन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। वहीं जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने कहा कि शासन के निर्देशन में सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजामात किए गए हैं। पर्व सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मनाया गया। सर, आज रक्षाबंधन है, जेल में राखी बांधी जा रही है, क्या है? आज रक्षाबंधन है, बहनों का भाइयों के प्रति प्रेम और राखी बांधना है, तो इसके लिए हम प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हुई है और पूरी तरह से सुरक्षित है और महिलाएं राखी बांध रही हैं। सर, कब से कितने बजे शुरू हुआ रक्षाबंधन, कब तक चलेगा? ये हमने लगभग 8 बजे से स्टार्ट कर दिया था, लगभग 2 या 3 बजे तक मुलाकात चलेगी और लगभग सभी बहनें जो आएंगी सभी के लिए राखी बनाई जाएगी। बताएं आप। हम हमारे पापा को राखी बांधने आए यहाँ पे जेल में। कैसा अनुभव हुआ आपको राखी बांधने? अच्छा लगा। 2 साल में सही साथ मुलाकात हुई हमारी राखी पे, पहले नहीं होती, लेकिन अब अच्छा लगा। किस प्रकार की व्यवस्था आपके जेल? बढ़िया है। अभी तो क्या नाम बोल रहे? पूजा नाम है मेरा। आज आप अपने भाई को राखी बांधने आए थे, कैसा अनुभव हुआ? अच्छा लगा मिलके, 2 साल बाद मिली हूँ मैं उनसे। कहाँ से आप आए हैं? खाचरोदा। खाचरोदा बड़नगर से। ठीक है, आपका नाम बोलो। शीता नाग। रक्षाबंधन के पर्व को ब्राह्मण समाज द्वारा श्रावणी पर्व के रूप में मनाया गया। सनातन परंपरा में श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले श्रावणी उपाकर्म का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि महापर्व का संबंध उस पवित्र ब्रह्मसूत्र से है जिसके 3 धागे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत या फिर कहें जनेऊ से जुड़ा पर्व साल भर में एक बार आता है, इसलिए लोग इसकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। जिस श्रावणी उपाकर्म को आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है, उसकी तिथि, पूजा विधि और उसके धार्मिक महत्व के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। पंडित लोटा गुरु जानकारी देते हुए बताते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन धर्मनगरी में हजारों पुरोहितों ने शिप्रा घाट पर पहुंचकर श्रावणी उपाकर्म पर्व को मनाया। यह पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन शिप्रा घाट पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पुरोहितों ने वर्ष भर कलाई पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्रों का संधान किया। पंचगव्य से गंगा का अभिषेक करते हुए हिमाद्री संकल्प स्नान में पुरोहित शामिल हुए। यह पर्व वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष भर पहनने के लिए यज्ञोपवीत संधानित किए जाते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ ऋषि तर्पण होता है, जिसमें सैकड़ों पुरोहित एक साथ बैठकर 4 घंटे चलने वाले ऋषि तर्पण करते हैं। घुटनों तक नदी में खड़े होकर 2 घंटे चलने वाला स्नान हिमाद्री संकल्प स्नान कहलाता है। सायंकाल यह संधानित सूत्र बहनों से भाइयों की कलाई पर बंधवाए जाते हैं। पुरोहित भी अपने यजमानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं।
वास्तव में रक्षाबंधन का आधुनिक स्वरूप तो बहुत बाद में शुरू हुआ। प्राचीन वैदिक काल से रक्षा सूत्र ही बहनें कलाई पर बांधने के लिए भाइयों के घर जाती थी। मान्यता है कि संधानित सूत्र बांधने से आरोग्य और दीर्घायु मिलती है। ये श्रावणी कर्म होता है यहाँ पर। आज सभी हिंदुस्तान के ब्राह्मण राखी के दिन उनका उपाकर्म होता है। जो भी ब्राह्मण यहाँ पे श्रद्धा से श्रावणी कर्म करता है, यहाँ पर सभी ब्राह्मण जो पूजन पाठ साल में करते हैं, उनकी आत्म शुद्धि के लिए यहाँ पर आज सभी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोग और सभी जो भी ब्राह्मण कुल से हैं वो यहाँ पर राम घाट पे आकर के शिप्रा स्नान करते हैं और 10 विधि स्नान ध्यान करते हैं। दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, गंगा जल, उत्पादक, सरसों, आंवला, आंधी झाड़े से स्नान करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और बाबा महाकाल और शिप्रा माता से प्रार्थना करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, मस्त रहे और निरोगा काया रहे। तिथि आखिरी पूर्णिमा के दिन आज क्या है कि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और जनोई भी यहाँ पर बदलते हैं, हिमाद्री स्नान ध्यान भी करते हैं। आज श्रावण भी परिपूर्ण हो चुका है और भाद्र पक्ष कल से प्रारंभ होगा और आज सभी लोग से भी निवेदन है कि भद्रा जो लगा हुआ है तो वार से बढ़ के त्यौहार है, वार से बढ़ के त्यौहार है। श्रद्धा से स्नान ध्यान करके जो इसकी भी श्रद्धा हो रात्रि कालीन में राखी बंधवा सकते हैं। पंडित लोटा गुरु। श्री प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण महोत्सव के अवसर पर 51 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र के सबसे प्राचीन श्री प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पर प्रकटेश्वर महादेव की स्थापना समय से श्रावण माह में पूरे महीने भस्म आरती करी जाती है, जो गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्रावण की पूर्णिमा पर लड्डुओं का भोग लगाकर पूर्ण होती है। इस वर्ष पूरे 2 माह भोलेनाथ का अष्टोत्तर षट धारा अभिषेक प्रत्येक सोमवार को किया गया व भगवान का प्रति सोमवार संध्या झूला झूलाकर विशेष श्रृंगार किया गया। सभी उज्जैन वासियों के कुशल व मंगल कामना की गई। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन पुजारी परिवार द्वारा किया जाता है। यह जानकारी मंदिर के पैतृक पुजारी घनश्याम शर्मा ने दी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।